हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज के इस वीडियो में हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम एथेरोस्क्लेरोसिस का डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि किन कारणों से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। अगले वीडियो में हम एथेरोस्क्लेरोसिस के पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मेनली इंटीमा लेयर को अफेक्ट करती है और यह लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज में हुआ करती है। इसमें फाइब्रस या फिर फैटी प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं जिसे हम एथेरोमास कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस दो वर्ड से डिराइव्ड है। एथेरो जिसका मतलब है पोरेज और स्क्लेरोसिस जिसका मतलब है स्कियरिंग, यानी कि सेंटर में एक सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल होता है जो कि बिल्कुल पोरेज जैसा लगता है, यानी कि बिल्कुल दलिये की तरह लगता है, और इसके आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो बिल्कुल स्केरी होती है। कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है? मोस्ट कॉमनली एरोटा में, द कोरोनरी आर्टरी एंड द सेरेब्रल आर्टेरियल सिस्टम। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आर्टरी होती है उनमें फाइब्रोफैटी प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं जिसे हम एथेरोमास कहते हैं। तो प्लेक के डिपॉजिट होने के कारण जो आर्टरीज की ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है और इसमें ब्लड का स्पेस कम हो जाता है। तो अगर ब्लड का स्पेस कम हो जाएगा तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। तो अगर ब्लड का स्पेस कम हो जाएगा तो ब्लड कम पहुंचेगा जिसके कारण ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसे हम इस्चीमिया कहते हैं। तो जिसके कारण मेजर क्लिनिकल सिंड्रोम हो सकता है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक, और सेरेब्रल इन्फार्क्शन यानी कि स्ट्रोक, और कभी कभी वीक आर्टेरियल वॉल होने पर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज भी हो सकता है, एन्यूरिज्मल डायलेशन हो सकता है, क्रोनिक इस्चेमिक डिजीज हो सकता है, इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है और मेजेंट्रिक ऑकल्शन हो सकता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ये सारे डिजीज हो सकते हैं। जो मेन डिजीज होता है, जो कि मेन कॉज होता है डेथ का, वो होता है IHD यानी कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जो कि मोस्ट कॉमन होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो चलिए इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। रिस्क फैक्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स, मेजर रिक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स और माइनर रिस्क फैक्टर्स। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर। इसमें आता है एज, सेक्स और जेनेटिक फैक्टर्स। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो एज रिलेटेड है, यानी कि चाइल्डहुड में भी प्रेजेंट हो सकता है, मगर ज्यादातर बूढ़े लोग में ज्यादा देखने को मिलता है। यह मेन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। मेन में 3 टाइम्स हायर होता है, वुमेन में कम चांसेस इसलिए होता है क्योंकि प्री मेनोपॉजल एज में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि एक एंटी एथेरोजेनिक इन्फ्लुएंस होता है। यह जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर फैमिली में है किसी को तो प्रोजेनी में भी चाइल्डहुड से प्रेजेंट हो सकता है। अब अगला है मेजर रिक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स। इसमें 4 है: हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और डायबिटीज मेलिटस। पहला है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर मतलब होता है मोर, यानी कि इंक्रीज कंसंट्रेशन। यह है लिपिड। और इमिया का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है उसमें हम इमिया सफिक्स लगाते हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया यानी कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ लिपिड इन द ब्लड। जो वर्च्यू थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने 19th सेंचुरी में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एथेरोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। तो उन्होंने पाया कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस लीजन है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हाइपरकोलेस्ट्रीमिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एथेरोस्क्लेरोसिस के और IHD के। तो उन्होंने ये पाया कि हाइपरकोलेस्ट्रोमिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
एथेरोस्क्लेरोसिस के, और एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो रहा है तो इसका मतलब है ISD का चांस भी बढ़ रहा है। तो उन्होंने अपने सपोर्ट में ये सारे एविडेंस निकाला था। पहला है कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स है, वो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो कि लिपोप्रोटीन से डिराइव्ड होता है। सी कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स है, वो ब्लड में प्रोटीन से अटैच होकर कैरिड होते हैं, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट में एनिमल को सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खिलाकर देखा गया तो उसके एथेरोस्क्लेरोसिस लीजन्स में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल पाया गया। पर्सन्स जिसको डायबिटीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो और उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो ब्लड में उसको एथेरोस्क्लेरोसिस और ISD का रिस्क ज्यादा पाया गया। जो पर्सन जिनमें ISD था यानी कि इश्केमिक हार्ट डिजीज था, उनमें हाइपर कोलेस्ट्रोमिया पाया गया। ब्लड में मेन लिपिड है कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये होता है 140 से लेकर के 240 mg पर DL, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 260 mg पर DL तक बढ़ जाता है तो इश्केमिक हार्ट डिजीज होने का चांसेस 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन लिपोप्रोटीन का कंसंट्रेशन बताता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड्स प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के क्या बनाता है? लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन के रूप में ब्लड स्ट्रीम में मूव करता है। तो इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस हाइपरकोलेस्ट्रीमिया पे डिपेंड करता है और हाइपरकोलेस्ट्रीमिया लिपोप्रोटीन का कंसंट्रेशन बताता है। द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इन द सीरम रिफ्लेक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स इन द सीरम। तो लिपोप्रोटीन को डेंसिटी के आधार पर 3 कैटेगरी में डालते हैं या फिर कैटेगराइज करते हैं, LDL, VLDL और HDL। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 140 से लेकर के 200 mg पर DL में। जो HDL होता है, एक HDL होता है और एक नॉन HDL होता है। नॉन HDL में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो है LDL, दूसरा है VLDL और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड। जो HDL है उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये यानी कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट नहीं करता है। जो नॉन HDL है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि इसका डिपॉजिट होने के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस बढ़ जाता है। तो HDL का नॉर्मल लेवल होता है, तो HDL है इसका कंसंट्रेशन 60 से ज्यादा होना चाहिए। अब नॉन HDL में आते हैं। LDL का कंसंट्रेशन 130 से कम होना चाहिए। VLDL का कंसंट्रेशन लेस देन 40 होना चाहिए, 40 के नीचे होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 160 के बिलो होना चाहिए। तो डेंसिटी के आधार पर लिपोप्रोटीन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एंड VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें ग्लिसराइड्स भी आते हैं। तो जो फूड जिसमें सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, और फूड कंटेनिंग पॉली अनसैचुरेटेड फैट लोअर्स द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो हमें सैचुरेटेड फैट फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि मैंने ये पहले भी बता चुका है, ट्राइग्लिसराइड का 160 mg पर DL की बिलो होना चाहिए।
LDL का लेस देन 130 होना चाहिए और VLDL और HDL का ग्रेटर देन 60 mg/dl होना चाहिए। ये एक पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल चेक है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं HDL है जो कि 40 से ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली 60 से ज़्यादा होना चाहिए, बट अगर 40 से कम है तो हाई रिस्क पर है और इसका 35 है, क्योंकि HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो ये कम है। नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल में ये ट्राइग्लिसराइड है जो कि बढ़ा हुआ है। इसका नॉर्मल वैल्यू मैंने बताया था 160 से नीचे होना चाहिए, तो ये 265 है जो कि हाई है। VLDL में देखिए 40 के बिलो होना चाहिए और ये 53 है जो कि ये भी हाई है। ये अगला है जिसमें कि टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 200 होना चाहिए, 231 है। HDL ठीक है, लेकिन नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL तीनों बढ़े हुए हैं और HDL भी डिजायरेबल अमाउंट में नहीं है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का इसमें चांसेस बढ़ जाता है। ये तो रहा हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। अब अगला रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। अगला है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर भी एथेरोस्क्लेरोसिस का मेन कॉज हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आर्टेरियल वॉल जो होती है उसका मैकेनिकल इंजरी हो सकता है। तो हमारा नॉर्मल बीपी होता है, वो होता है 120/80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर 160 है और डायस्टोलिक प्रेशर 95 mmHg है, PhD होने का चांसेस 5 टाइम्स बढ़ जाता है, तो जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। ऑब्वियसली स्मोकर्स में ज्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होने के कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है, जो कि हाइपोक्सिया यानी कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के कारण आर्टेरियल वॉल में एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांसेस बढ़ा देता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस। यह बोथ इंसुलिन डिपेंडेंट या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पर्सन में हो सकता है। रिस्क ऑफ IHD is doubled and tendency to develop cerebrovascular disease is also doubled, और frequency to develop gangrene of foot is about 100 times increased, जो कि increased LDL और decreased HDL के कारण होता है। अब आते हैं माइनर रिस्क फैक्टर्स में। पहला, डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा चांसेस रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो यह दर्शाता है कि एनवायरनमेंट का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी पर्सन में 20% से ज्यादा ओवरवेट हो, उनमें ज्यादा रिस्क होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बहुत ज्यादा वुमेन का रिस्क बढ़ा देता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण भी एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ सकता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के कारण भी एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस और IHD का चांसेस बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो में हम एथेरोस्क्लेरोसिस का पैथोजेनेसिस जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।